एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर सेकंड एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, ये उसका सेकंड पार्ट है। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में लगभग लगभग वहाँ पर शांति थी, लेकिन थर्ड सेंचुरी में वो थोड़ा सी तनाव की स्थिति थी। 230 में, मतलब 230 एडी में जो एम्पायर था उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस की थी, और इसी के साथ साथ ईरान में 225 सन 225 में उन्होंने एक आक्रमण झेला था, जिन्हें सेसियन, मतलब सेसियन लोगों ने आक्रमण करा था ईरान में। और वो इतने पावरफुल थे, उन्होंने 15 साल में ही सिर्फ यूफ्रेट रिवर, मतलब यूफ्रेट नदी के डायरेक्शन पर कब्जा कर लिया था। और कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को, जिसमें जो कि 3 भाषाओं में है। अ, शाहपुर वन ने ये सब क्लेम करा है कि जो कि ईरानियन रूलर है, उसने 60,000 रोमन आर्मी के 60,000, मतलब रोमन आर्मी के जो 60,000 सिपाही हैं, उसने इन्हें मारा है। और रोमन की जो ईस्टर्न कैपिटल है एनीटॉक, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। और साथ ही जर्मन की जो ट्राइब है, वो अब उसने भी क्या करा, उसने भी रेन और डेबुल नदी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और इससे क्या हुआ, 233 से लेकर 280 तक कई सारे अटैक्स भी हुए ब्लैक सी और अल्प और सदर्न जर्मनी के आसपास। इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो रोमन है वो अपनी टेरिटरी छोड़ने पर मजबूर होगा। जो डेनोबा के नदी के किनारे जो लोग रहते थे, वो अपनी टेरिटरी छोड़ने पर मजबूर हो गए। और इन्हें और रोमन के जो एम्परर है, मतलब रोमन के जो राजा हैं, उन्होंने भी कंटिन्यूस लड़ाई लड़ी इन लोगों से, जिन्हें वो नॉर्मली बारबेरियन कहा करते थे। तो इस तरीके से थर्ड सेंचुरी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, थोड़ा सा हाँ उतार चढ़ाव थे। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि सिर्फ 47 सालों में 25 राजा आए और चले गए। जेंडर लिटरेसी कल्चर, रोमन कल्चर में उस टाइम पर न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मतलब उस टाइम पर ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहा करते थे। जो एडल्ट सन है वो शादी के बाद ही मतलब अलग रहता था, न्यूक्लियर फैमिली में रहता था। कुछ एक्सेप्शन केस हैं जिसमें एडल्ट ब्रदर भी साथ में रहा करता था। स्लेव जो है, मतलब जो घर के कामकाज करता है, अपना जो नौकर है, वो उसको साथ में ही रखते थे। ये उस टाइम का ऐसा कल्चर है। और फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा था कि वाइफ़ को भी अच्छे खासे अधिकार प्राप्त थे। मतलब वाइफ़ वाइफ़ की अगर फादर की डेथ हो जाती है, तो फिर जो है, जो हक है, मतलब प्रॉपर्टी का राइट है, वो महिला के पास ही रहता था। सिर्फ़ जो दहेज का सामान है वो लड़के को मिलता था, लेकिन जो लड़की के फादर से उसको जो प्रॉपर्टी मिली हो, उस पर पूरा अधिकार महिला का ही होता था। और उस टाइम पर महिलाओं के लिए, मतलब लीगल राइट्स अच्छे खासे थे। मतलब उस टाइम पर महिलाओं के पास खूब राइट्स थे। दूसरे शब्दों में कहें कि मतलब उस टाइम पर वन फाइनेंशियल एंटिटी नहीं थी, मतलब दो थी। एक हस्बैंड भी थी, और एक जो फीमेल है, महिला है, मतलब वाइफ है, वो भी थी। और उसके पास महिलाओं के पास भी अच्छे खासे राइट्स थे डिवोर्स को क्लेम करने के लिए। यदि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं, तो उसके पास भी ऐसे राइट्स थे, वो डिवोर्स के लिए क्लेम कर सकती, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। और सामान्य तौर पर जो पुरुष की शादी 20 से 30 के बीच में हो जाती थी, और वहीं महिलाओं की शादी 20 के आसपास कर दी जाती थी। और इस तरीके से कभी कभी गैप बना रहता था। शादी जो है नॉर्मली उस टाइम पर अरेंज मैरिज होती थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं पर, मतलब उनके जो हस्बैंड है, वो हावी होते थे। और ऐसे व्यक्ति हैं एक अगस्टाइन, मतलब वो लिखते हैं जिनकी जो परवरिश हुई है वो नॉर्थ अफ्रीका में हुई है। और उन्होंने लिखा है कि उनके जो फादर, उनके जो पिता हैं, मतलब मम्मी को रेगुलरली मारा करते थे। और ऐसी कंडीशन थी नॉर्मली वाइफ्स की, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं जो हैं हस्बैंड से पिटती थी।
और स्मॉल टाउन में ऐसी कंडीशन थी, नॉर्मली जो महिलाएं हैं वो अपनी पिटाई के जो निशान विशान है वो दिखाई भी करती थी। और पुरुष को, मतलब जो फादर लोग होते हैं, उनको लीगल राइट बहुत ज़्यादा थे बच्चों की ज़िंदगी से और मौत से भी। मतलब कुछ ऐसे शॉकिंग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो कुछ मतलब फादर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ठंड में, मतलब ठंड ठंड में बाहर छोड़ देते थे मरने के लिए। व्हाट अबाउट लिटरेसी, मतलब लिटरेसी का क्या कंडीशन थी? लिटरेसी का जो रेट है, मतलब वो डिपेंड करता है एम्पायर टू एम्पायर, मतलब काफ़ी डिफरेंसेस थे लिटरेसी को लेकर। एक एग्जांपल दिया हुआ है पोम्पई, जो कि दफन हो चुका है एक वॉल्केनिक इरप्शन में 79 बीसी में। वहाँ पर कुछ एविडेंस मिले हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस वहाँ की दीवारों पर, मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट मिले हैं जो ऑल ओवर, मतलब कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तो इन उन इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है। इजिप्ट में कई सारी पेपरी पाई गई हैं, मतलब जो एक पत्ता होता है जिसमें कुछ लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो कई सारी पाई गई हैं। और उसमें मतलब उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसमें यूजुअली ये सब पाया गया है आर्कोलॉजिस्ट को, कि वहाँ के जो लोग हैं एक्स और वाई अनेबल टू रीड, मतलब वो ना इसको पढ़ सकते थे ना वो इसको लिख सकते थे। लेकिन जो लिटरेसी रेट है वो मतलब कई विभागों में, मतलब अलग अलग डिपेंड करता है। मतलब कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे आर्मी, मतलब सोल्जर है, आर्मी ऑफिसर है, जो मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं। इन लोगों की क्वालिफिकेशन जो है नॉर्मल से थोड़ी सी हाई होती थी। कल्चर बहुत डाइवर्सिफ़ाई था, कई तरीक़ों से डाइवर्सिफ़ाई था, चाहे वो रिलीजियस की बात करें, चाहे वो लोकल, मतलब कई सारे देवी-देवताएँ थे। अगर भाषाओं के नज़रिए से देखें तो भी काफ़ी डाइवर्सिटी थी। उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उसमें भी, उनका खाने-पीने का तरीका है, सोशल रहने का जो तरीका है, सामाजिक है, कई सारी मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। अगर अरामिक भाषा की बात करें, मतलब ये कहाँ-कहाँ तक फैली थी, ये नियर ईस्ट तक फैली थी। और कॉप्टिक जो भाषा है वो इजिप्ट में और प्यूनिक तक फैली थी। और बर्बर जो भाषा है वो अफ्रीका में फैली थी। और केल्टिक भाषा स्पेन तक और नॉर्थ वेस्ट तक बोली जाती थी। लेकिन इनमें से कई सारी जो भाषा हैं वो सिर्फ ओरली थी, मतलब लिखित रूप में नहीं थी। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अर्मेनिक जो भाषा है उसकी जो, मतलब मतलब लिखना है स्टार्ट हुआ है वो 5th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। और वहीं कॉप्टिक भाषा कॉप्टिक भाषा में बाइबल लिखी गई थी, वो जो कि 3rd सेंचुरी में लिखी गई थी। और ऐसे ही हुआ है, जो लेटिन भाषा ने कई सारी भाषाओं को रिप्लेस कर दिया गया है। और साथ ही साथ केल्टिक भाषा जो है वो 1st सेंचुरी के बाद, मतलब वो ऑलमोस्ट बंदी हो गई। इकोनॉमिक एक्सपांशन, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस टाइम पर, इकोनॉमिक क्या-क्या कंडीशन थी वहाँ पर। ऑलिव की फैक्ट्री थी, ऑलिव ऑयल होता है उसकी फैक्ट्री थी, ईंट वगैरह का बिज़नेस करते थे, जो माइंस वगैरह हैं उनका काम होता था। और गेहूँ थे, वाइन थी, शराब थी, ऑलिव ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता था। मतलब ये काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में होते थे, जो व्हीट है, वाइन है और ऑलिव ऑयल है। और ये आता कहाँ से था? ये स्पेन से आता था, गैलिक प्रोविंसेस से, जो अपनी नॉर्थ अफ्रीका है, जैसे अपना अफ्रीकन कंट्री का जो नॉर्थ का पार्ट है वहाँ से आते थे। और इजिप्ट है, और जो इटली है वहाँ से आता था। इन इन जगहों पर इनके लिए, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन काफ़ी स्विचेबल थी। मतलब यहाँ अगर इन सब की क्रॉप्स करनी हो तो इनके लिए इन एरियो पर, जैसे इजिप्ट है, नॉर्थ अफ्रीका पे, यहाँ पर इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। लिक्वर जो कि शराब है, और वाइन, ऑलिव वगैरह है, ऑलिव ऑयल है, इनको किस में रखते थे? इनको एक कंटेनर में रखते थे, मतलब एक मटका टाइप होता है उसमें, जिसको एम्फोर कहा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगभग 50 मिलियन से भी ज़्यादा मिले हैं ऐसे कंटेनर। और आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको
जोड़ने की कोशिश की है और ये रिसर्च करी है और ऑलमोस्ट उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं कि इसमें इन कंटेनर में क्या-क्या आ सकता था और क्या-क्या लेके जा सकता था। और जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, उस टाइम पर मतलब इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी पीक पर था। अगर बात करें 140 बीसी से लेकर 140-60 बीसी तक उसका स्पेनिश ऑलिव ऑयल का बिज़नेस अपनी पीक पर था। स्पेनिश ऑयल जो है अ, जिस कंटेनर में ले जाया जाता था उसे ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता है। ड्रेसल 20 मतलब होता है बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसका नाम था ड्रेसल। उसने अपने नाम से इस घड़े का या इस मटके का नाम रख दिया ड्रेसल 20, जिसमें ऑलिव ऑयल को सप्लाई किया जाता था। मतलब ये जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है ये बहुत ही पॉपुलर था अपने अपने टाइम पर, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी डिमांड थी। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा मिला है कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है उसको कॉम्पीट करने के लिए इटली भी आया था और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसने मार्केट में अपनी अपनी पकड़ कर ली थी और स्पेनिश ऑलिव ऑयल को पीछे छोड़ दिया था। और ऐसा तभी संभव है। इटली इटली के लोगों ने मतलब स्पेनिश ऑयल का जो प्राइस है उससे अपना अपना ऑयल कम कीमत में बेचा और बेहतर क्वालिटी के साथ, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ है। और बाकी का कंपटीशन भी मार्केट में चलता रहता था। स्पेनिश ऑयल मतलब स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, उसके साथ साथ जो नॉर्थ अफ्रीका का जो एरिया है उसने भी मार्केट में अच्छी खासी कुछ टाइम के बाद पकड़ कर ली थी। मतलब जो पॉपुलैरिटी स्पेनिश ऑलिव ऑयल की थी, कुछ टाइम के बाद नॉर्थ अफ्रीका के जो प्रोडक्ट थे उनने भी मार्केट में अच्छा खासा दबदबा जमा लिया था। और ये बात है 3rd और 4th सेंचुरी के आसपास की। 425 बीसी के बाद ऐसा हुआ कि जो नॉर्थ अफ्रीका ने जो अपना मार्केट पे पकड़ कर रही थी, अब वो ईस्ट के लोग आ गए। मतलब ईस्ट के लोग आ गए 5th और 6th सेंचुरी तक। अब वो लोग कौन कौन थे? वो टर्की के थे, सीरिया के थे, फिलिस्तानी के थे और भी बाकी देश देश थे। उन्होंने वाइन और ऑलिव ऑयल के एक्सपोर्टर बन गए थे अच्छे खासे। और इसके साथ साथ कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे थे समय समय पर, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को हो, चाहे वो अपने कंटेनर से रिलेटेड हो, चाहे वो गुड्स या गुड्स की क्वालिटी हो। एम्पायर में ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस के लिए, अपनी फर्टिलिटी के लिए कुछ किसी ना किसी काम की वजह से फेमस थे। इटली में कंपेनिया जो था वो काफ़ी फेमस था। सिलिसी थी, फ़यूम था, इजिप्ट फ़यूम जो कि इजिप्ट में था, और गैलीली, बाइजेसियम और साउथ गोल, ये सब किसी न किसी प्रकार से अपनी प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी के लिए काफ़ी फेमस थे। जैसे दिया हुआ है कि सबसे बढ़िया जो वाइन है वो कैंपियन की काफ़ी फेमस थी, और सिल्सिया और बेस्कियम का जो गेहूं है वो काफ़ी फेमस था, और गेल्सिया की जो कल्टीवेशन वो काफ़ी डेंस थी, और स्पेनिश का ऑलिव ऑयल जो कि साउथ स्पेन में होता था वो काफ़ी फेमस था। मतलब हर चीज़ किसी न किसी प्रकार के लिए मतलब फेमस थी। वहीं दूसरी ओर रोमन एम्पायर का एक और हिस्सा है जो कम डेवलप था, मतलब वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्रांसह्यूमेंस, जो कि कंट्री का नोमैडिक एरिया है, जो जिसे अभी अल्जीरिया नाम से जाना जाता है। वो वाला एरिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। वहाँ पर पेस्टोरल रहा करते थे, मतलब जो चरवाहा लोग हैं वो लोग रहा करते थे, और जगह जगह घूमते थे, और अपना जो ओवन शेप का जो हट है उसको लेकर बार बार शिफ्ट होते थे, जिसे अ, मापालिया कहा जाता था। फिर रोमन एम्पायर का एक्सपांशन जब नॉर्थ अफ्रीका में हुआ तो वहाँ के जो चरवाहा हैं
उनकी जो मतलब उसमें काफ़ी उनकी कम्युनिटी में उन जानवरों की काफ़ी कमी आई थी और उनके मूवमेंट पर काफ़ी नज़र रखी जाती थी। और जो स्पेन का जो नॉर्थ का हिस्सा है वो भी काफ़ी डेवलप्ड था, जो कि केल्टिक भाषा बोला करते थे। हमें ये जब रोमन एम्पायर की बात हो तो हमें दोनों पॉइंट को रखना चाहिए, मतलब दोनों पॉइंट को याद रखना चाहिए, जो डेवलप्ड है उसको भी, जो अनडेवलप्ड है मतलब जो डेवलप्ड नहीं हुआ है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। हमें इसका जो एशियन कल्चर है, एशियन इकोनॉमिक है, हमें उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए, ना ही उसे ज़्यादा बैकवर्ड या बहुत ज़्यादा पिछड़ा समझना चाहिए। क्योंकि पहले भी था, जो मतलब पहले भी अच्छा खासा इकोनॉमिक पावर थी, जो वाटर पावर था मेडिटेरियन सी में, जो हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक थी, उस टाइम उस टाइम पर इस टेक्निक का यूज़ किया करते थे। जो स्पेनिश और गोल्ड और सिल्वर की माइंस थी फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में, जो कि अगर 19 सेंचुरी से कंपेयर करें, मतलब तब से 1700 साल बाद भी, तब मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तब भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। और उस टाइम पर कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क अच्छा खासा था, और मनी का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब ये कह सकते हैं कि रोमन पावर है, जो रोमन इकोनॉमिक है, वो बहुत शानदार थी। मतलब उसको ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए था, जो रोमन इकोनॉमिक है, कि जो रोमन एम्पायर है उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आगे लेबर जो स्लेवरी कंडीशन है उसके बारे में दिया हुआ है। कंट्रोलिंग वर्कर्स, स्लेवरी जो है मतलब दास प्रथा, जो उस टाइम पे एशियन वर्ल्ड में बहुत डीपली रूटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही जड़ों तक फैली हुई थी उस ज़माने के लोगों में। मेडिटेरियन सी तक और नियर ईस्ट तक इसका काफ़ी प्रचलन में था, मतलब दास प्रथा जो काफ़ी प्रचलन में थी। फोर्थ सेंचुरी तक जब क्रिश्चियनिटी और फैली, तो उसने इस सिचुएशन को, मतलब इसको कभी चैलेंज करने की कोशिश नहीं की, मतलब दास प्रथा को कभी ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रोमन एम्पायर है वो पूरा की पूरा दास प्रथा पर ही डिपेंड है, कि मतलब पूरी दास प्रथा पर ही काम चल रहा है उसका, उसकी पूरी इकोनॉमी ही पूरी दास प्रथा पर है। यदि हम इटली की बात करें, इटली में जहाँ अगस्टस ने अपना एम्पायर कर रखा था, अगर उस कंटेक्स्ट में बात की जाए तो ये बात थोड़ी बहुत सही होती है, क्योंकि उस टाइम पर से पॉपुलेशन जो थी 7.5 मिलियन थी, और उनमें से 3 मिलियन जो थे वो स्लेव थे, मतलब गुलाम थे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो भी मतलब सारे साम्राज्य में स्लेव ही स्लेव थे। काफ़ी बड़ा बिज़नेस था, स्लेव का एक इन्वेस्टमेंट की नज़रों से देखा जाता था। और एक रोमन के एक राइटर हैं, एग्रीकल्चर राइटर, उन्होंने दास के प्रति, जो मतलब दास प्रथा है, वो उनको किस तरह यूज़ किया जाता है, किस तरह क्या क्या किया जाता है, उन्होंने उसके प्रति थोड़ी सिंपैथी दिखाई है और इनके लिए थोड़ा सा लिखा लिखा भी है। रोमन एम्पायर में जो अपर क्लास के लोग हैं वो मतलब स्लेव से बहुत ही ब्रूटल तरीके से व्यवहार करते थे, मतलब बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वहीं जो ऑर्डिनरी लोग हैं, मतलब आम लोग जो हैं, मतलब जो मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं, वो थोड़ा दास लोगों से, मतलब जो दास होते थे उन, मतलब अपने जो नौकर वगैरह हैं उनसे थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर करते थे, अगर कंपेयर करे जाएँ जो अपर क्लास के लोग थे। फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ कि थोड़ी अब वहाँ पर शांति स्थापित होने लगी थी, और उससे उसके बाद स्लेव का जो बिज़नेस है, मतलब वो थोड़ा सा डिक्लाइन पड़ने लगा था, और इसके साथ वहाँ पर स्लेव ब्रीडिंग की भी शुरुआत हो गई थी। जो डेली वेजेस वाले लेबर होते हैं वो ज़्यादा इजी पड़ने लगे थे रोमन एम्पायर को, क्योंकि स्लेव लेबर जो बंधुआ मजदूर होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव, मतलब थोड़ा सा महंगा पड़ता था। हायर मजदूर होते हैं कि भैया सुबह आपने काम पर है, शाम तक अपना काम करा, अपना पैसा लेके चले गए। लेकिन जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको भैया उनको मतलब अपने साथ ही रहते हैं, अपने साथ ही खाते हैं, साल भर उनको रखो, उनके लिए कपड़े वगैरह हर प्रकार की उनको अपन को देना पड़ता था। तो ये बंधुआ मज़दूर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा महँगा पड़ता था, अगर हम कंपेयर करें जो डेली वेजेस वाले लेबर होते हैं।
और बाद में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बंधुआ मजदूर का, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो गया। और इसके बाद जो फ्री मैन है, मतलब फ्री मैन मतलब वही होता है कि जिन लोगों ने, मतलब जिन मास्टर ने अपने जो बंधुआ मजदूर है अपने स्लेव को छोड़ दिया, उन्हें फ्री मैन का कहा गया है। कभी कभी उनको, मतलब उन उन लेबरों को हायर किया जाता था, लेकिन अब एज अ लेबर के लिए नहीं, बिजनेस मैनेज के लिए, मतलब बिजनेस मैनेज करने के लिए उनको हायर किया जाता था। और मतलब इतना हायर किया जाता था कि उन पर बिजनेस की मोस्ट ऑफ द अपने काम की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया करते थे। कभी कभी अपना कैपिटल या फिर कभी कभी अपना पूरा का पूरा बिजनेस ही उन पर सौंप दिया करते थे संभालने के लिए। रोमन एग्रीकल्चर राइटर हैं, उनका ऐसा मानना था कि भैया लेबर मैनेजमेंट पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता था उस टाइम पर। और वो राइटर थे कोलुमेला। फर्स्ट सेंचुरी के राइटर थे ये, साउथ स्पेन से बिलोंग करते थे। और इन्होंने मतलब लेबर मैनेजमेंट के बारे में, जो खेती बाड़ी होती है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि जो लैंड ओनर है, जो ज़मींदार लोग हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से दुगने टूल्स रखने चाहिए। मतलब फर्स्ट सेंचुरी के हिसाब से जो जो खेती बाड़ी के लिए, काम के लिए जिन 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 टूल्स की ज़रूरत होती है, उन उनको अपने से दुगना रखना चाहिए। मतलब कब किस प्रकार की इमरजेंसी आ जाए कि आपको जो जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे 5 की ज़रूरत है तो कम से कम 10 रखो, उससे दुगना रखो। मतलब पूरी व्यवस्था के साथ रहो अपनी। और उनका ऐसा मानना था कि यदि अगर आप काम को बेटर करना चाहते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे खेती-बाड़ी कर रहे हो, मतलब चाहे आप फसल काटने का काम हो, उस पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरत है। चाहे वो जो स्लेव होते हैं, उन पर न नज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको ईज़ी करने के लिए इनका ऐसा मानना था कि इन्हें स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए। अम, और कोलुमेला ने कहा कि 10-10 लोगों का ग्रुप ग्रुप बना देना चाहिए। इससे पता चलता है कि कौन-सा ग्रुप मेहनत से काम कर रहा है और कौन-सा ग्रुप मतलब कामचोरी कर रहा है। कौन-सा ग्रुप मतलब काम नहीं कर रहा है। जैसे 2 ग्रुप बना दिए, ए और बी। ए ने 10 घंटे में उतना काम कर लिया, बी उतना, मतलब बी उसका आधा भी नहीं कर पाया। तो उसका मतलब जो ग्रुप बी है वो काम चोरी कर रहा है। और वहीं के एक और ऑथर हैं प्लिनी, उनका ऐसा मानना था कि भई उन्होंने इस सिस्टम को बुरा बोला था। मतलब ये जो कोलुमेला ने जो अपना आइडियाज़ रखे थे, प्लिनी ने इस सिस्टम को गलत बोला था, क्योंकि उस टाइम पर मज़दूरों से जो काम करवाया जाता था, वो उनको ज़ंजीरों से बाँधकर काम करवाया जाता था। इसलिए उन्होंने इस बात को गलत बोला। मतलब ये जो थॉट्स बोले हैं, ये गलत बताया गया। ये सब देखने में काफ़ी क्रूर लगता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये रूडली लगता था। लेकिन आज भी ऐसी कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं इनके जैसी, जो इसी प्रिंसिपल पर, इसी सिद्धांत पर काम करती हैं, ताकि उन पर बिल्कुल टाइट कंट्रोल करके रखा हुआ है लेबर्स पे। एक प्लिनी है, एक राइटर हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर की जो फैक्ट्री है, उसके बारे में लिखा लिखा हुआ है कि उन पर इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोल करके रखते थे, ताकि उन्हें उसके बाद भी कम लगता था। और जो लेबर थे, जो मज़दूर थे, उन पर एक प्रकार की सील लगा दी जाती थी, और उनको मास्क पहनकर रखना पड़ता था, एक नेट का। और यदि अगर उनको बाहर जाना है फैक्ट्री से जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो उनको ये सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। और जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, मतलब उनकी भी समान यही कंडीशन थी। मतलब वो भी इसी उसमें जी रहे थे। और मतलब कुछ एविडेंस मिले हैं जिसमें बताया गया है कि जो लेबर लोग हैं, जो ज़मीन में अपनी लेबर बनकर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी करते हैं, 3rd सेंचुरी में वो अपनी जगह छोड़कर जाने को मजबूर हो गया था, ताकि उसको दोबारा से मतलब इस तरीके का काम ना करना पड़े। और यही सेम कंडीशन थी कि फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप में भी रही होगी। 398 के लॉज़ में ये बताया गया है कि उन पर बल्कि ब्रांडिंग की जाती थी। जैसे कि आज आज के टाइम में एक हर चीज़ का ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है, मोबाइल का ब्रांड है, शूज़ का ब्रांड है, हर चीज़ का ब्रांड है, बाइक का, कार का। उसी उसी तरीके से इंसानों पर ब्रांडिंग की जाती है, ताकि वो
कहीं भाग ना जाएँ और हम उन्हें दूर से ही पहचान लें। और कई सारे ऐसे ओनर होते थे जो इस मतलब एग्रीमेंट किया करते थे एम्प्लॉयी को, क्या हम तुम्हें हमारे यहाँ मज़दूर बन जाओ, बंधुआ मज़दूर बन जाओ, हम तुम्हारे परिवार को इतनी ज़मीन दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, जो भी है। मतलब ये सब इन तरीकों से भी ये सब काम होता था। और सेकंड सेंचुरी में बताया गया है कि कई सारे मज़दूर तो मतलब जानबूझकर खुद आते थे कि हमें बंधुआ मज़दूर बना लो। मतलब कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो खुद मजबूर हो जाते थे। कई सारी पुअर फैमिली हैं, वो भी चाहती थी कि मतलब हमें ये बंधुआ मज़दूर बना लें। और उस टाइम पर कई सारे ऑगस्टिन ने ऐसा लिखा है अपने लेटर में, और कई सारे ऐसे पेरेंट्स थे, मतलब अपनी गरीबी गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को भी 25 साल के लिए मतलब बंधुआ मज़दूर बनने के लिए भेज देते थे। ऑगस्टिन ने एक अपने लॉयर दोस्त से पूछा कि बच्चे के अगर पिता मर जाते हैं, तो क्या उन्हें आज़ाद कर देते हैं? तो उनके लॉयर दोस्त ने इसका एक एग्ज़ाम्पल देते हुए बताया, ज्यूस ने जब रिवोल्ट करा था, ये जो ज़मींदार थे, सेठ साहूकार थे, तो उन्होंने क्या करा था, रिवॉल्यूशनरी ने इनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी पेज पन्ने हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये जो पूरी कंडीशन थी, यही सुनकर हमें सीधा डायरेक्ट कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि इसमें लेबरों को भी फ़ोर्स किया जाता था ये सब काम करने के लिए। लेट फ़िफ्थ सेंचुरी में एक एम्परर था, एनास्टेशियोस, मतलब इसने जो लेबर हैं उनको ज़्यादा वेजेस दे के 21 दिन के भीतर जो उसका एरिया था, जहाँ-जहाँ तक उसकी सीमा थी, उसका निर्माण इसने करवाया था। मतलब वो जगह बनवाई थी। और और इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि 6th सेंचुरी में जो मेडिटेरियन सी है और जो स्पेशली जो ईस्ट का हिस्सा है, वहाँ पर ये जो वेजेस का सिस्टम है, लेबर वाला सिस्टम है, मतलब मज़दूरी करने का जो ट्रेंड है, वो काफ़ी फ़ेमस था उस टाइम पर, 6th सेंचुरी के टाइम पर।